कैसे हैं दोस्तों? गुलाम बनाने के दो तरीके हैं। एक ये कि किसी को ताकत से गिरा लिया जाए और उसकी आज़ादी, लिबर्टी, उसकी ज़ाती शनाख्त, इंडिविजुअलिटी छीन ली जाए। इस तरीके में गुलाम तकलीफ में रहकर आका की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन इसके बरक्स दोस्तों, गुलामी का एक दूसरा तरीका भी है। वो ये कि गुलाम को गुलामी की जंजीरें ऐसे खूबसूरत अंदाज में पहनाई जाएं कि उसे लगे कि वो तो शहनशाह बन गया। वो खुद कहे कि मैं गुलाम हूँ, मैं खुशबाश मर्जी से जद्दी पुश्ती गुलाम हूँ। लेकिन मसला ये है कि खुशी खुशी गुलामी में भी पहली गुलामी ही की तरह इंसान की आज़ादी, लिबर्टी, ज़ाती शनाख्त, इंडिविजुअलिटी उसके आका की मर्जी के मुताबिक चली जाती है। दोनों हैं स्लेवरीज ही, गुलामियाँ ही, बस दूसरी गुलामी को चैलेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें गुलामों को बचपन से ऐसे टेम किया जाता है, ऐसे सुधाया जाता है कि वो गुलामी में, स्लेवरी में खुश रहने के आदी हो जाते हैं। इतने आदी हो जाते हैं कि आज़ादी उन्हें एक मुश्किल तर्ज ज़िंदगी लगता है। उन्हें आज़ाद लोग बहुत अजीब से और बुरे बुरे लगते हैं। दोस्तों, इसी दूसरी किस्म की गुलामी पर 1932 में 1932 में एक शानदार नॉवेल लिखा गया। इंग्लिश ऑथर एल्डस हेक्सले ने यह नॉवेल उस जमाने में लिखा जब हर किसी को खुश रहने का क्रेज हो रहा था। जमाने में चलन था कि खुश कैसे रहा जाए। उन्होंने एक इंतहाई दिलचस्प कहानी के जरिए उस वक्त ये बताने की कोशिश की कि खुशी की तलाश जरूर करें, लेकिन इसमें यह ख्याल रखें कि कहीं आपकी ज़ात खो ना जाए, कहीं आपकी आज़ादी ही इस खुशी की तलाश में गुम ना हो जाए। हेक्सले ने एक ऐसी दुनिया की कहानी लिखी जो आज से 500 बरस बाद की दुनिया है, यानी फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है। मतलब इसका जो वक्त है 2540 का है, 2540 का। इसमें सारी दुनिया एक स्टेट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इसे वर्ल्ड स्टेट कहते हैं। ये वर्ल्ड स्टेट अपने तौर पर तमाम इंसानों को खुश रखने का फॉर्मूला भी दरियाफ्त कर चुकी है। इसमें कोई बीमार नहीं होता, क्योंकि बच्चों को माँ बाप नहीं, फैक्ट्रीज में बायो इंजीनियरिंग से पैदा किया जाता है। मर्दों से स्पर्म्स लेकर और ख़वातीन से एग्स लेकर स्टोर कर लिए जाते हैं और फिर बेस्ट मैचेस को टेस्ट ट्यूब्स में नॉरिश किया जाता है। वही बच्चा वर्ल्ड स्टेट में पैदा हो सकता है जो सेहतमंद हो, बचपन में उसे कोई बीमारी ना हो। फिर किसी जगह पर आबादी भी कभी नहीं बढ़ती, क्योंकि बच्चे पैदा ही उतने किए जाते हैं जितनी ज़रूरत होती है। बर्थ रेट हमेशा कंट्रोल्ड रहता है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनके माँ बाप, बहन भाई, चचा खाला, दादा नाना कौन है कोई नहीं जानता। किसी को जानने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि स्टेट ही इन्हें पालती है। नौजवानों को अपनी ज़िंदगी में बच्चे पालने और उनकी शादी नौकरी की फ़िक्र करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हर किसी को बस अपनी ज़िंदगी जीना होती है, मज़े की ज़िंदगी, खुशी की ज़िंदगी। वर्ल्ड स्टेट की हुकूमत पूरी दुनिया पर है। ये एक टोटलिटेरियन स्टेट है, लेकिन इसे 10 हुक्मरान, 10 कंट्रोलर्स चलाते हैं मुख्तलिफ रीजन्स में। इस रियासत में वक्त कॉमन इरा से, सीई से नहीं लिया जाता, बल्कि एक नया कैलेंडर बनाया जाता है जिसमें बीसीई और सीई या बीसी और एडी के बजाय एएफ की टर्म चलती है। एएफ मतलब आफ्टर फोर्ड। इसका टाइम 1908 से शुरू होता है, जब अमेरिका में मोटर कार इंडस्ट्री के टाइकॉन हेनरी फोर्ड ने अपनी कार का टी मॉडल पेश किया था। इस लिहाज से ये 2540 2540 का ज़माना जो है जिसमें ये कहानी है, ये असल में 632 एएफ यानी आफ्टर फोर्ड का दौर है। हेनरी फोर्ड ने कारों की तैयारी का दोस्तों एक ज़बरदस्त अमल मुतारिफ करवाया था जिसे असेंबली लाइन कहते थे। इसमें गाड़ी के हर हिस्से के माहिर एक ही लाइन में अपने अपने वर्क स्टेशंस पर होते हैं। गाड़ी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाती है और मरहलावार मुकम्मल होती होती तकमील तक पहुंचती है। ये मिसाली रियासत वर्ल्ड स्टेट भी दोस्तों फोर्ड प्रोडक्शन सिस्टम यानी असेंबली लाइन के मुताबिक ही सारी की सारी काम करती है। दरअसल फोर्ड इस वर्ल्ड स्टेट में खुदा का दर्जा रखता है। जगह जगह फोर्ड के मुजस्समे नस्ब हैं। फोर्ड को अवर फोर्ड इज ए गुड फोर्ड कहकर इज्जत दी जाती है। फोर्ड की किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। किसी को इज्जत देना हो तो उसे हिज फोर्डशिप या हर फोर्डशिप कहा जाता है। ओ गॉड की जगह ओ फोर्ड कहा जाता है। हत्ता कि क्रिश्चियनिटी के क्रॉस का ऊपरी हिस्सा काट कर इसे टी बना दिया जाता है, जो कि फोर्ड के पहले टी मॉडल को जाहिर करता है। वर्ल्ड स्टेट में लोग अपने सीनों पर स्लीप के बजाय यही टी बनाते हैं। ये मिसाली रियासत दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साइंस के असूलों पर अमल करती है। इसमें मजहब, आर्ट और लिटरेचर को सख्ती से बैन कर दिया गया है। हत्ता कि इस रियासत के रहने वाले शेक्सपियर के नाम तक से वाकिफ नहीं हैं।
इन पाबंदियों की जस्टिफिकेशन ये दी गई है कि रियासत को सोशली स्टेबल रखने के लिए, समाजी इस्तेहकाम के लिए इन चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मज़हब और आर्ट वगैरह इंसान को ख्याली दुनिया में ले जाते हैं जिसकी कि जदीद दुनिया में अब कोई जगह नहीं रही। वर्ल्ड स्टेट का मोटो कम्युनिटी, आइडेंटिटी और स्टेबिलिटी है। इस रियासत में जंग, तशद्दुद या जराइम होते ही नहीं, लिहाजा किसी को परेशानी नहीं कि कोई उसको अजियत पहुंचा सकता है। ये लोग बुढ़ापे को भी शिकस्त दे चुके हैं। हाँ, मौत पर फिलहाल इन्होंने काबू नहीं पाया, मौत इनको आ जाती है। वर्ल्ड स्टेट का बुनियादी शोबा तो इसका हैचरी एंड कंडीशनिंग सेंटर ही है, जहां बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस सेंटर के अंदर सबसे अहम शोबा वो है जहां पैदा होने वाले बच्चों की सोशल ट्रेनिंग की जाती है, बल्कि प्रोग्रामिंग की जाती है, कंडीशनिंग की जाती है, ताकि वो बचपन ही से सीख जाएं कि वो रियासत के कंट्रोल में रहते हुए अपनी ज़िंदगी खुश कैसे गुजारेंगे, मुतमईन कैसे रहेंगे। इसके लिए उन्हें सोचना सिखाने, गौर व फिक्र सिखाने के बजाय गुलामी पर आमादा रहने वाले फिक्रे रटवाए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, इतने ज़्यादा रटवाए जाते हैं और सबको एक ही साथ रटवाए जाते हैं कि ये फिक्रे उनका ईमान बन जाते हैं, एक कलेक्टिव रिपीटेड थॉट बन जाती है। ऐसा ही एक फिक्रा, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ऑल इज टू बिलीव दैट वन इज हैप्पी, कि सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप यकीन करें कि वो खुश है। बच्चों को सेंट्रल लंदन के हैचरी एंड कंडीशनिंग सेंटर में ही पैदा किया जाता है और पैदाइश के बाद वहीं रखा जाता है। यहाँ उनकी कंडीशनिंग के अब जो तरीके हैं वो बहुत से हैं, जिनकी मदद से उन्हें सिखाया जाता है कि वर्ल्ड स्टेट में इन सब का एक फिक्स्ड मुकाम है, सबका एक दर्जा है। इन्हें कभी भी उस दर्जे, उस मुकाम से ज़्यादा की ख्वाहिश ही नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में, बल्कि जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है। बच्चों को सुधारने का, कंडीशन करने का वर्ल्ड स्टेट में सबसे अहम तरीका जो है वो हैप्नोपीडिया है। इसमें यह किया जाता है कि सोते में बच्चों के इर्द गिर्द वो बातें बार बार स्पीकर्स पर चलाई जाती हैं जो वर्ल्ड स्टेट इन्हें बावर करवाना चाहती है, इन्हें याद करवाना चाहती है। जैसे कि व्हेन द इंडिविजुअल फील्स द कम्युनिटी रील्स। फिर एक और फिक्रा होता है, एंडिंग इज बेटर देन मेंडिंग। इनका मतलब आपको कहानी में साथ साथ समझ आता जाएगा, बस यहाँ ये समझें कि ये और इस तरह की और बहुत सी बातें स्पीकर्स से उन बच्चों को लोरी की तरह सोते में सुनाई जाती हैं, ताकि ये उनके जहनों में गहरी पैवस्त हो जाएं और वो इनके सिवा कुछ और सोचने या क्वेश्चन करने का हौसला ही ना कर सके, उन्हें ये काम मुश्किल लगे। इसीलिए जब ये कंडीशन्ड बच्चे जवान होते हैं तो वही सब बातें हतमी सच्चाइयों की तरह दोहराने लगते हैं, जैसे कि इसके सिवा और कोई सच तो होता ही नहीं। इस तरह बच्चों की दोस्तों पूरी कंडीशनिंग की जाती है हैचरी डिपार्टमेंट में। हैचरी शोबे में बच्चों के 5 ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इनमें अल्फा और बीटा आला तरीन ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स के बच्चों को बड़ी जिम्मेदारियों जैसा कि हुकूमत, सरकारी इदारों में अहम ओहदों पर जाना, मेडिकल में, इंजीनियरिंग और साइंस के शोबों के लिए इनको जाने के लिए तैयार किया जाता है। बाकी जो 3 हैं, गैमा, डेल्टा और एप्सिलॉन, वो ग्रुप्स हैं जिन्हें छोटी मोटी जॉब्स जैसे कि सफाई सुथराई, लिफ्ट मैन, ऑफिस बॉय वगैरह इन जैसी नौकरियां दी जाती हैं। पांचों ग्रुप के कपड़ों के रंग भी अलग अलग हैं। अल्फा हमेशा ग्रे कलर के लिबास पहनता है, बीटा मैरून, गैमा को ग्रीन कलर पहनाया जाता है, डेल्टा को खाकी और एप्सिलॉन का कलर ब्लैक है। ग्रुप्स के अंदर मजीद तब्दीली के लिए प्लस और माइनस की कैटेगरीज भी होती हैं, जैसा कि अल्फा प्लस और बीटा माइनस वगैरह। ये तमाम कैटेगरीज और इनके काम भी बच्चों को बचपन ही में लोरी की तरह याद करवा दिए जाते हैं। कंडीशनिंग कर दी जाती है कि यही तुम्हारा सबसे बेहतरीन काम है, इसी पर तुम्हें खुश रहना है, क्योंकि वर्ल्ड स्टेट का बेहतरीन मुफाद इसी में है। मिसाल के तौर पर जिसने पायलट बनना होता है उसे ऐसी लोरियां दी जाती हैं कि तुम बेहतरीन पायलट हो, तुम बहुत अच्छी परवाज करते हो, तुम कामयाब उड़ान भरते हो वगैरह वगैरह। इसी तरह जिसने छोटे काम करने होते हैं उसकी उसे लोरी दी जाती है और उसमें उसको मुतमईन किया जाता है। निचली सतह के तीनों ग्रुप्स यानी गैमा, डेल्टा और एप्सिलॉन को उनके टेस्ट ट्यूब्स में तैयारी के दौरान ही कम ऑक्सीजन दी जाती है ताकि उनकी जहानत की सतह एक खास हद से आगे बढ़ ही ना सके। इन तीनों ग्रुप्स को बिल्कुल कोई तालीम भी नहीं दी जाती। इन्हें किताबों से, नेचर से, फूलों की खुशबू और रंगों से भी नफरत दिलाई जाती है। इसका एक दिलचस्प जो मुजाहरा मेडिकल स्टूडेंट्स को हैचरी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर एक दफ़ा दौरे के दौरान दिखाता है। वो इस तरह कि कुछ नर्सेज डेल्टा क्लास के बच्चों को लेकर आती हैं। इन बच्चों के सामने फूल और रंगीन तस्वीरों वाली किताबें रख दी जाती हैं। बच्चे इन किताबों और फूलों की तरफ भागते हैं और इन्हें हाथों में लेकर खेलने लगते हैं। इस दौरान एक नर्स एक लीवर दबाती है और अचानक बेपनाह शोर होने लगता है। फिर एक दूसरा लीवर दबाने से बच्चों को बिजली के हल्के हल्के झटके भी लगने लगते हैं। इससे बच्चों को तकलीफ पहुंचती है, वो रोने, चीखने, चिल्लाने लगते हैं। कुछ देर बाद ये अमल रोक दिया जाता है।
डायरेक्टर इन्हें बताता है कि यही अमल बच्चों के साथ सैकड़ों मर्तबा किया जाता है, यहाँ तक कि इनके जहनों में ये बात पुख्ता हो जाती है कि फूल और किताबें दोस्त नहीं हो सकते। ये तो तकलीफ देने वाली चीजें हैं। स्टूडेंट्स को यह भी बताया जाता है कि एक वक्त था जब बच्चों को फूलों से नफरत हम नहीं सिखाते थे, जिसके बाद ये होने लगा कि इनमें से बहुत से बच्चे बड़े होकर अपना वक्त सैरो तफरी में भी ज़ाया कर देते थे। चुनाचे अब इन्हें नेचर से, फितरत के खूबसूरत नज़ारों से नफरत दिला दी जाती है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ काम पर तवज्जो करें। अलबत्ता इन्हें सफ़र करने और खेल के मुकाबले देखने से नहीं रोका जाता, बल्कि इनकरेज किया जाता है कि वो मुकाबले देखने के लिए दूर दराज का सफ़र करें। ऐसा इसलिए होता है कि एक तो वो सफ़र और मुकाबले के लिए रकम खर्च करेंगे, टिकट्स खरीदेंगे, और इससे वर्ल्ड स्टेट की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, और फिर ज़ाहिर है खेल तो एक वक्त में ख़त्म हो जाएगा और इन्हें वापस भी आना होगा। यहाँ ये वाज़ेह कर दें दोस्तों कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड की मिसाली रियासत वर्ल्ड स्टेट इस बात पर कायम है कि यहाँ हर वक्त फैक्ट्रीज में काम होता रहेगा, नई नई प्रोडक्ट्स बनती रहेंगी, और हर तबके का इंसान, खा वो अल्फ़ा हो, अल्फ़ा प्लस हो, या एप्सिलॉन हो, या नेगेटिव में हो, वो परचेजिंग करता रहेगा। वो स्टेट क्लाइंट हर सूरत में होगा। हैचरी डिपार्टमेंट में एक और साइंसी तजुर्बा भी किया जाता है जिसे बोकानोविस के प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस के जरिए एक ही मादा अंडे से कम से कम 96 जुड़वा बच्चे पैदा किए जाते हैं। ये बच्चे तीनों ग्रुप्स, निचले तीनों ग्रुप्स यानी गैमा, डेल्टा और एप्सिलॉन से ताल्लुक रखते हैं। इस तरह लाखों इंसान तैयार किए जाते हैं। एक ही जैसे ही शक्लो सूरत वाले लोगों का एक पूरा ग्रुप एक फैक्ट्री को चलाने के लिए काफी समझा जाता है। वर्ल्ड स्टेट में छोटे लड़के और लड़कियों को आपस में दोस्तों सेक्स प्ले की भी इजाजत होती है। नॉवल में दिखाया जाता है कि एक लड़का जो सेक्स प्ले से इनकार करता है, उसे टीचर बाजू से पकड़कर साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है कि देखें भला इसकी कंडीशनिंग में क्या कमी रह गई थी, कहीं ये नफसियाती मरीज तो नहीं हो गया। कहानी में दोस्तों वेस्टर्न यूरोप को मरकज बनाया गया है, जिसका कंट्रोलर मुस्तफा मोंद है। बाकी 9 कंट्रोलर्स की तरह इसने भी अपने यहाँ ये इंतजाम कर रखा है कि कोई इंसान भी तन्हा ना रहे। जिस लड़के या लड़की को जो भी इंसान पसंद हो, वो उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए ऑफर कर सकता है। इसे बिल्कुल भी बुरा नहीं समझा जाता। इसे भी बुराई नहीं समझा जाता कि एक इंसान के एक से ज्यादा लोगों से रिलेशंस हो। किसी पर ऐसे एतराजात ना करने की कंडीशनिंग बचपन ही से कर दी जाती है। हाँ, एक चीज को जरूर बुरा समझा जाता है कि कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ले। इसके लिए ये फिक्रा बच्चों को रटाया जाता है, सिखाया जाता है, जो आपने शुरू में सुना कि when the individual feels the community reels, यानी जब कोई किसी से मोहब्बत करने लगे या ताल्लुक बनाने लगे, फीलिंग्स डेवलप कर ले, तो इससे कम्युनिटी मुतासर होगी, तबाह होगी। इसीलिए अगर कोई 2 लोग लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहें तो वर्ल्ड स्टेट इस पर कार्रवाई करती है। इस रियासत में शादी करने, लंबी मोहब्बत करने, बच्चे पैदा करने को इंतहाई काबिल नफरत, बुरा समझा जाता है, जुर्म समझा जाता है। लड़कियों में से 70% को बाई बर्थ, पैदाइशी तौर पर ही बांझ बना दिया जाता है। ऐसी लड़कियों को फ्री मार्टन कहा जाता है, जबकि बाकी 30% को, जिनसे गालिबन एग्स लेना होते हैं, उन्हें कभी प्रेग्नेंट नहीं होने दिया जाता, और इसके लिए उनको तमाम तरीके सिखाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों वर्ल्ड स्टेट में इंसानों में से बुढ़ापा भी खत्म कर दिया गया है। इंसान हमेशा जवान नजर आता है, उसे झुर्रियां नहीं पड़ती। यहाँ 60 साल की उम्र एवरेज एज है, 60 ईयर्स। पहले से ही ये बात तयशुदा होती है कि इन्हें किस बीमारी से मरना है, क्योंकि हर फर्द में कोई ना कोई बीमारी पैदाइश के वक्त ही इंजेक्ट कर दी जाती है। इसीलिए 60 साल की उम्र तक पहुंचकर ये लोग अचानक बीमार होते हैं। उन्हें फिर एक ऐसे अस्पताल में भेजा जाता है जहां सिर्फ करीबुल मर्ग लोग ही जा सकते हैं। वहां उन्हें बगैर तकलीफ के मौत की तरफ ले जाया जाता है और मरने से पहले हर मतलूबा सहूलत फराहम कर दी जाती है। मरने के बाद उनकी लाशों को जला दिया जाता है, जबकि बॉडी में से जो सल्फर और दूसरे केमिकल्स निकलते हैं उन्हें वर्ल्ड स्टेट की इंडस्ट्री में इस्तेमाल के लिए अलग कर लिया जाता है। मरने वालों की कोई यादगार या हड्डियों की कब्र नहीं बनती। इनके मरने पर कोई रोता भी नहीं। इसकी कंडीशनिंग के कोई किसी के मरने पर रोए ना, बचपन ही से कर दी जाती है, उन्हीं अल्फाज से और उन जैसे कई जुमलों से जो आप शुरू में जान आए हैं, जैसा कि डेथ इज नॉट डेथ, ओनली अ चेंज ऑफ स्टेट, डेथ द सॉवरन रेमेडी। ये फिक्रे रटवाए जाते हैं बचपन से। फिर दोस्तों ब्रेव न्यू वर्ल्ड की वर्ल्ड स्टेट में सबसे अहम चीज सूमा है। ये एक ऐसी ड्रग है, एक दवा है जिसे खाकर इंसान तमाम परेशानियां भूल जाता है। हर शख्स को ये सूमा ड्रग दी जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी वक्ती परेशानियों को ज़ायल करने के, फरामोश करने के काबिल हो जाता है। आमतौर पर इस दवा की एक डोज लोगों को पूरा दिन नींद, बेहोश या मदहोश रखती है।
اس خود فراموشی میں انسان بڑے خوشگوار خواب دیکھتا ہے۔ اس عمل کو بھی دوستو بچپن سے ہی کنڈیشن کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو مقدس محاورہ یا فکرہ ذہنوں میں رٹوایا جاتا ہے وہ ہے کہ a gram یا 1 گرام is better than a dam۔ مطلب سوما کا 1 گرام تکلیف اور پریشانی کے کئی پہاڑ اٹھانے سے بہت بہتر ہے۔ لوگ یہی کرتے ہیں۔ یہاں مذہب کی جگہ اعلانیہ سوما کو رواج دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ آنسوؤں کے بغیر کرسچینٹی ہے۔ یہاں لوگ سوما کا 1 گرام لے کر غم مار لیتے ہیں۔ لیکن مائی کیورس فیلوز، ایسا ہے کہ اس معاشرے میں اتنی خوشی کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ناخوش ہیں۔ ان میں ایک شخص برنارڈ مارکس ہے جو کہ ہیپنوپیڈیا کا ماہر ہے۔ وہ ایک الفا پلس ہے، یعنی سب سے اعلیٰ کلاس کا ممبر ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کا قد باقی الفا ممبر سے چھوٹا رہ گیا ہے۔ لوگ اس کے چھوٹے قد کا ٹھٹھا کرتے ہیں۔ لوگ اسے طنزاً کہتے ہیں کہ جب وہ ٹیسٹ ٹیوب میں تیار ہو رہا تھا تو کسی نے اس کی ٹیوب میں غلطی سے الکوہل گرا دی تھی، شراب ڈیل دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا قد چھوٹا رہ گیا۔ شاید اسی وجہ سے کچھ کنڈیشننگ بھی پوری نہیں ہو سکی۔ بہرحال چھوٹے قد کی وجہ سے لڑکیاں بھی اسے کوئی قابل توجہ نہیں سمجھتی۔ یہ رویہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ کمپلیکس ایسا ہے کہ سوما ڈرگ بھی اسے ختم نہیں کر پاتی۔ پھر برنارڈ بہت حساس اور سینسٹیو بھی ہو چکا ہے۔ اسے تنہائی پسند ہے، غور و فکر کرنا اچھا لگتا ہے، جبکہ اس کے معاشرے میں دوسرے لوگ تنہائی سے دور رہتے ہیں۔ تنہائی اور غور و فکر کو بری چیز سمجھا جاتا ہے۔ برنارڈ کو رومانس کرنا بھی پسند ہے، جبکہ اس کے معاشرے میں تو لوگ صرف سیکس کرتے ہیں، پھر پارٹنر کو بھول بھی جاتے ہیں، کوئی رومانس نہیں، نیا چن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر برنارڈ کو ایک لڑکی لینینا سے محبت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لینینا صرف اس سے تعلق رکھے، لیکن وہ اپنے معاشرے کے مطابق دوسرے لڑکوں سے، یعنی لینینا دوسرے لڑکوں سے تعلق بنانے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتی، کیونکہ ان کی کنڈیشننگ ہے۔ لڑکے لینینا کے بارے میں دل لگی کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، جن سے کہ برنارڈ کو بہت جذباتی صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ جیلس بھی ہوتا ہے۔ پھر اس دوران یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت لینینا بھی برنارڈ کو پسند کرنے لگتی ہے۔ اس کی دوست فینی لینینا کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو برنارڈ تو کوتا قامت ہے، چھوٹے قد کا ہے، ڈوارف ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کی ٹیسٹ ٹیوب میں شراب گر گئی تھی، دفع کرو، ڈیٹ کے لیے کوئی لمبا لڑکا چوز کرو، بڑے قد کا۔ لینینا خود بھی ہیچری ڈپارٹمنٹ میں ہی کام کرتی ہے۔ وہ اپنی کنڈیشننگ کے مطابق اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہے، تاہم وہ پھر بھی برنارڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، اس کی طرف کشش محسوس کرتی ہے۔ برنارڈ اسے آفر کرتا ہے کہ وہ اسے امریکی ریاست نیو میکسیکو میں نیٹو امریکنز کی ریزرویشن پر لے کر جائے گا، اسے سیر کا لالچ دیتا ہے۔ ریزرویشن کے مطلب ابھی آپ آگے جان لیں گے دوستوں کہ یہ کیا ہے اس ناول۔ ابھی ایسا ہے دوستوں کہ ریزرویشن پر جانے سے پہلے برنارڈ اور لینینا ڈیٹ پر جاتے ہیں۔ برنارڈ اسے اپنے ہیلی کاپٹر میں لے کر جاتا ہے۔ اب یہاں یہ یاد رکھیں، یہ سمجھ لیں کہ اس مثالی ریاست ورلڈ اسٹیٹ میں موٹر گاڑیاں ہیں ہی نہیں۔ ہر کوئی اپنے یا کرائے کے ہیلی کاپٹر پر ہی سفر کرتا ہے۔ زمین پر گاڑیوں کے چلنے اور ایکسیڈنٹس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو برنارڈ لینینا کو اپنے ہیلی کاپٹر پر لے کر جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لینینا کے ساتھ تنہائی میں کچھ وقت گزارے، لیکن لڑکی اپنی کنڈیشننگ کے مطابق، کیونکہ اس کی ٹیسٹ ٹیوب میں تو شراب نہیں گری، وہ تو مکمل کنڈیشنڈ ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، تنہائی نہ ہو، کیونکہ اس معاشرے میں تنہائی کو برا سمجھا جاتا ہے، آپ جان ہی چکے ہیں۔ اپنی اس پہلی ڈیٹ کے دوران برنارڈ اپنے ہیلی کاپٹر کو سمندر پر لے کر جاتا ہے اور نیچے لا کر لہروں سے کچھ اوپر روک دیتا ہے۔ اسے پہاڑوں جیسی اونچی لہروں کا نظارہ خوب لگتا ہے، لیکن لینینا خوف زدہ ہو جاتی ہے اور شور مچاتی ہے کہ انہیں وہاں سے اب چلنا چاہیے، جلدی چلو یہاں سے۔ مجبوراً برنارڈ کو اسے واپس لندن لے کر آنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی دونوں کی ملاقاتیں جاری رہتی ہیں۔ اس دوران ان کے ریزرویشن پر جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ برنارڈ اپنی چھٹی کی درخواست کو ڈائریکٹر آف ہیچریز کے پاس سائن کروانے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ ڈائریکٹر بھی دوسرے لوگوں کی طرح برنارڈ سے کوئی خوش نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ برنارڈ کی گفتگو اور اس کی باتیں اور تنہائی پسندی یہ سب کچھ سوشل سسٹم کے خلاف بغاوت جیسی چیز ہے۔ وہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر برنارڈ نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو وہ اسے آئس لینڈ بھیج دے گا۔ اب دوستو ناول میں آئس لینڈ ایک تکلیف دہ جگہ ہے جہاں آبادی بھی بہت کم ہے اور لوگوں کو ایک بیماری ہے جسے سوچنا اور کھوجنا کہتے ہیں، کیوریوسٹی کہتے ہیں۔ ورلڈ اسٹیٹ میں لوگوں کو کنڈیشنڈ کیا گیا ہے کہ وہ ان خطرناک بیماریوں سے دور رہیں گے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ورلڈ اسٹیٹ میں یہ اصول ہے، تو یہ بیماریاں آپ کے قریب نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ تو ناخوشی دیتی ہیں۔
तो यही धमकी डायरेक्टर बर्नार्ड को देता है कि अगर उसने अपने आप को ठीक ना किया तो वो उसे एक नाखुश जगह आइसलैंड भेज देगा। लेकिन बर्नार्ड इस धमकी को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और समझता है कि डायरेक्टर उसे सिर्फ डरा रहा है, वो इस पर अमल नहीं करेगा। नेटिव अमेरिकन के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर थोड़ा जज्बाती बहराल हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस दौरान जब वो रिजर्वेशन में जाने के लिए इजाजत दोबारा तलब करता है, याद दिलाता है कि मैं किस लिए आया हूँ, तो डायरेक्टर थोड़ा जज्बाती हो जाता है रिजर्वेशन के जिक्र पर। वो बर्नार्ड को बताता है कि मैं भी जवानी में एक बार रिजर्वेशन गया था, मेरे साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम क्या था भला, मैं भूल गया हूँ, लेकिन खैर हम एक पहाड़ी पर थे जहां मैं सो गया और जब उठा तो लड़की गायब थी। मैंने इसे बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं। फिर एक दिन मैं उसके बगैर ही वापस चला है। डायरेक्टर की ये अफसुर्दा बातें सुनकर बर्नार्ड ऑफिस से निकल आता है। उसकी छुट्टी की दरखास्त मंजूर हो चुकी होती है। अब वो लेनिना को लेकर न्यू मैक्सिको के नेटिव रिजर्वेशन की तरफ चल पड़ता है। ये रिजर्वेशन वाली जगह दोस्तों जो आप इस कहानी में एक दो बार सुन चुके हैं, ये क्या है? तो माय क्यूरियस फेलोज नॉवल के मुताबिक नेटिव अमेरिकन की तरह के कुछ लोग हैं जिन्हें अपने पुराने तौर तरीके बहुत पसंद हैं, इस ब्रेव न्यू वर्ल्ड के क्याम से पहले के तरीके। इसलिए इन लोगों को जिन्हें ये तरीके पसंद हैं, कुछ खास मखसूस इलाकों में महदूद कर दिया गया है। इन इलाकों के गिर्द तारें लगाकर उनमें बिजली छोड़ दी गई है। नेटिव अमेरिकन को जदीद तहजीब के लोग वहशी सैवेजेस कहते हैं, क्योंकि वो लोग शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फैमिलीज की शक्ल में रहते हैं, क्राइस्ट समेत कई पुराने देवी देवताओं को, मज़ाहिब को मानते हैं और उनको पूजते हैं। इसलिए नए ज़माने के लोग इन्हें सैवेजेस वहशी कहते हैं। अलबत्ता इन वहशियों से महज़ब दुनिया का एक राब्ता बहाल रखा गया है। वो ये कि हर कुछ अरसे बाद मिसाली रियासत के वर्ल्ड स्टेट के इंस्पेक्टर्स वहां जाकर सूरत हाल का जायजा लेते रहते हैं और मुकामी लोगों से कुछ बातचीत करते रहते हैं, हाल अहवाल पूछते रहते हैं। इसके अलावा जो शख्स मिसाली रियासत का शख्स छुट्टियां गुजारने के लिए जाना चाहे सैवेजेस के पास, उनके लिए वहां रेस्ट हाउसेस भी बना दिए गए हैं जहां वर्ल्ड स्टेट के लोग रह सकते हैं और वैसी लोगों की जिंदगियों का मुशाहिदा कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट जैसी चीज है। वैशी लोग यानी नेटिव अमेरिकन भी इन्हें कुछ नहीं कहते और अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं। तो ये जो जगह है इसे रिजर्वेशन, नेटिव रिजर्वेशन कहते हैं इस नॉवल। अब ये है कि बर्नार्ड और लेनिना छुट्टियां गुजारने न्यू मैक्सिको की रिजर्वेशन में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक नेटिव अमेरिकन उन्हें अपने एक गांव के घर में जाकर ठहराता है। इस घर की बालकनी से दोनों बाहर देखते हैं। वो देखते हैं कि गांव के सब लोग चौक में जमा हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, महवे रक्स हैं, डांस कर रहे हैं। इस दौरान उनका डांस लीडर एक संदूक से बहुत से सांप निकालकर डांसर्स की तरफ उछाल देता है। डांसर्स इन सांपों को हाथों में उठा लेते हैं और एक दूसरी जगह पर इनका ढेर लगा देते हैं। फिर एक बूढ़ा रिलीजियस लीडर, मजहबी रहनुमा आगे बढ़ता है और उसके सामने एक गड़े में से उकाब और दूसरे में से सलीब के साथ जीसस का एक मुजस्मा भी बाहर निकाला जाता है। फिर एक नौजवान उसके सामने आता है, बूढ़े के सामने। वो बूढ़ा उस नौजवान की पीठ पर कोड़े मारता है। नौजवान की कमर पर इतने कोड़े मारे जाते हैं कि उसकी कमर खून से रंगीन हो जाती है। जख्मी लड़का अपनी खून कुशीदा कमर के साथ सांपों के ढेर के गिर्द 7 चक्कर लगाता है। फिर वो जमीन पर गिर पड़ता है। बूढ़ा आगे बढ़ता है और उसकी जख्मी कमर पर परिंदों के पर फेरना शुरू करता है। फिर खून से तर ये पर सांपों पर छिड़क दिए जाते हैं ताकि खून सांपों पर गिर जाए। इसके बाद डांसर्स इन सांपों को लेकर एक तरफ चल पड़ते हैं, जबकि गांव के लोग भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। बूढ़ा भी चंद लम्हों बाद रुखसत हो जाता है। फिर वो उकाब और जीसस का मुजस्मा जिन गढ़ों से निकाले गए थे उन्हीं में वापस रख दिए जाते हैं। ये अजीबोगरीब तकरीब असल में बारिश बरसाने के लिए नेटिव अमेरिकन की एक मजहबी रस्म थी जिसे अदा किया गया था। इसके जरिए वो अपने देवताओं और जीसस से मदद मांगते हैं। ये रस्म देखकर लेनिना को बहुत तकलीफ पहुंचती है। वो डिप्रेशन में कहने लगती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, 1 ग्राम सूमा लेनी चाहिए। वो सूमा ड्रग लेना चाहती है, लेकिन गलती ये होती है कि वो ड्रग की बोतल उस रेस्ट हाउस में छोड़कर आई थी जहां से उन्हें नेटिव्स के गांव में लाया गया था। इतने में दोस्तों उनके पास एक नेटिव नौजवान आता है। इसका नाम जॉन है। जॉन उन्हें बताता है कि मैं और मेरी मां लिंडा यहाँ अजनबियों की तरह रह रहे हैं, हम स्ट्रेंजर्स हैं यहाँ। अगर मुझे बारिश वाली रस्म में ये लोग शामिल कर लेते तो मैं इस लड़के से ज्यादा खून अपनी कमर से दे सकता था, लेकिन अफसोस कि ये लोग मुझे अहमियत ही नहीं देते। बर्नार्ड और लेनिना को इस नौजवान जॉन में इंटरेस्ट पैदा होता है और वो इसकी कहानी जानने के लिए बेताब हो जाते हैं। इसके अलावा लेनिना और जॉन दोस्तों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। उनमें एक रोमांस भी शुरू हो जाता है, लेकिन इसका इजहार वो दोनों नहीं करते।
जॉन बहरहाल उन्हें अब अपनी मां लिंडा से मिलवाने के लिए लाता है। यहां आकर यह राज खुलता है कि लिंडा असल में वो लड़की है जो हैचरी के डायरेक्टर के साथ छुट्टियां गुजारने कभी रिजर्वेशन में आई थी और फिर गायब हो गई थी। असल में दोस्तों बात यह होती है कि वो उस पहाड़ी से गिर गई थी और उसके सर पर चोट लगी थी। उसे बेहोशी की हालत में नेटिव अमेरिकन अपने गांव में ले आए थे और उसका इलाज किया गया था। ठीक होने के बाद वो फिर उन्हीं के साथ रहने लगी थी। इसी दौरान एक दिन उसे पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है, शायद डायरेक्टर के साथ छुट्टियां मनाते हुए। वो अब यहाँ पर उसके पास कुछ था नहीं, प्रेगनेंसी खत्म नहीं कर सकती थी, सो उसने एक दिन जॉन को जन्म दिया। अब चूंकि लिंडा मिसाली रियासत की वर्ल्ड स्टेट की रहने वाली थी तो मां बनना तो वहां इंतहाई शर्म की बात थी। इस वजह से वो रिजर्वेशन का दौरा करने वाले इंस्पेक्टर्स के पास भी नहीं जा पाई और इसलिए वो वहां नेटिव के इलाकों में ही रहने पर मजबूर हो गई और अपने इलाके में वर्ल्ड स्टेट में वापस नहीं आई। लिंडा दोस्तों बहरहाल इस कहानी के बावजूद लेनिना और बर्नार्ड को देखकर खुश बहुत होती है, क्योंकि उसने तवील अरसे बाद सो कॉल्ड महज़ब दुनिया के लोगों को देखा था। वो इनसे लंदन के बारे में बहुत से सवाल करती रहती है, जैसे कोई बरसों बाद मिलने वाले अपने हमवतन से अपने शहर का हाल पूछता है। यहाँ लेनिना और बर्नार्ड नोट करते हैं कि लिंडा चूंकि नेटिव अमेरिकन के साथ बरसों से रह रही है और वर्ल्ड स्टेट की कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर रही, सो अब उस पर बढ़ती उम्र का असर जाहिर हो रहा है। वो 40 बरस से ज्यादा उम्र की हो चुकी है और उसकी हल्की फुल्की झुर्रियां भी नजर आने लगी हैं, उसका जिस्म ढल रहा है। बर्नार्ड और लेनिना ने अपने माशरे में कभी बूढ़े लोग नहीं देखे थे, इसलिए उन्हें लिंडा से थोड़ी घिन आने लगी। बहरहाल लिंडा और जॉन से गपशप के जरिए उन्हें पता चल जाता है कि लिंडा डायरेक्टर के साथ डेट पर आई थी और जॉन लिंडा और डायरेक्टर ही का बेटा है। उन्हें यह भी मालूम होता है कि लिंडा ने नेटिव अमेरिकन के साथ भी अपने स्टाइल में, वर्ल्ड स्टेट के स्टाइल में रहने की कोशिश भी की थी, यानी वो जिसके साथ चाहे ताल्लुक बना लेती थी। इस वजह से गांव की औरतें उससे नफरत करती थीं, उसके साथ मारपीट भी करती थीं। इसी तरह जब जॉन बड़ा हो रहा था तो उसके हमजोली उसे ताने देते थे कि तुम्हारी माँ तो ऐसी है, वैसी है, बुरी औरत है। वो उसे अपने साथ खिलाते भी नहीं थे और उससे जरा दूरी इख्तियार करते थे, अपनी मजहबी रसूमात में भी उसे शरीक करने से इज्तनाब करते थे। सो जब उसे ताने दिए जाते अपने दोस्तों की तरफ से जॉन को, तो वो उन पर पत्थर बरसाता था। वो भी जवाब में उसे पत्थर मारकर जख्मी कर देते थे। इसी वजह से उसने लेनिना से और बर्नार्ड से शिकायत की थी कि यहाँ के लोग मुझे अजनबी समझते हैं, अपनाते नहीं हैं। दूसरी तरफ जॉन के लिए दोस्तों वहां पर रिजर्वेशन में अपनी माँ भी बहुत अजनबी सी औरत थी, क्योंकि जॉन रोज अपनी माँ के पास आए रोज नए मर्दों की आमद देखता था और दिल में गैरत के जज्बात में जलता था। एक मौके पर जब उसने एक नौजवान पोप को अपनी माँ के साथ तन्हाई में देखा तो उस पर चाकू से वार भी कर चुका था, जिससे पोप मामूली जख्मी हो गया था। पोप ने नन्हे जॉन के हाथ से चाकू छीन लिया था, लेकिन उसकी कम उम्री के बायस वापस वार नहीं किया, मारा नहीं। लेकिन जॉन का अपनी माँ के साथ ये क्लैश बचपन से चलता है कि वो रिजर्वेशन की बाकी औरतों की तरह, बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं है। वो इसी कश्मकश में जवान हुआ। नेटिव अमेरिकन के माशरे के रस्म और रिवाज जॉन के दिलो दिमाग में रच बस चुके होते हैं और वो इन्हीं के तरीकों के मुताबिक अब जीना चाहता है, लेकिन ये समाज, रिजर्वेशन का समाज, उसे कबूल नहीं कर रहा। अलबत्ता उसकी माँ लिंडा उसे अपनी दुनिया की बहुत सी कहानियां सुनाती रहती है। एक और अच्छा काम जो लिंडा जॉन के साथ करती है वो ये कि उसे पढ़ना लिखना सिखा देती है। तो एक दिन क्या होता है कि लिंडा का दोस्त पोप किसी जगह से शेक्सपियर के ड्रामों की, उसके प्लेस की एक मुकम्मल लेकिन कटी फटी किताब लेकर आ जाता है। वो ये किताब लाकर लिंडा के घर में रख देता है। जॉन के हाथ भी ये किताब लगती है। जॉन अब इस किताब को पढ़ना शुरू करता है और शेक्सपियर की शायरी से, उसके प्लेस से बहुत मुतासिर होता है। कई लाइन उसे याद भी हो जाती हैं, जिनमें से एक शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट की लाइन है, जिसमें एक लड़की पहली बार अपने छोटे से जजीरे से बाहर निकलकर बड़ी सी दुनिया देखती है तो बेख्तियार कह उठती है, ओ वंडर हाउ ब्यूटीफुल मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। तो खैर ये सब कुछ जॉन अपने मेहमान बर्नार्ड को बताता है। बर्नार्ड ये प्रोग्राम बनाता है कि वो लिंडा और जॉन को अपने साथ ले जाएगा। वो जॉन को अपनी वर्ल्ड स्टेट के मुतालिक बहुत कुछ बताता है। जॉन के लिए सब कुछ एक ख्वाब जैसा है। वो कि उसकी मां लिंडा भी उसे बहुत कुछ बता चुकी थी, लेकिन बर्नार्ड की जुबानी उसे ताज़ा मालूमात मिलती हैं, तो वो बेख्तियार वही शेक्सपियर के ड्रामे वाली लड़की के अल्फाज पुकारता है कि ओ वंडर, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इसी लाइन से दोस्तों ऑथर ने, हेक्सले ने, नॉवल का नाम भी लिया है।
اب برنارڈ دوستوں کرتا یہ ہے کہ ویسٹ یورپ کے کنٹرولر مصطفیٰ مون کو فون کرتا ہے اور لنڈا اور جان کو لندن لانے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اجازت مل جاتی ہے اور یہ دونوں ماں بیٹا برنارڈ اور لینا کے ساتھ لندن آ جاتے ہیں۔ لندن آ کر سب سے پہلے تو برنارڈ اپنے ڈائریکٹر سے ملنے جاتا ہے۔ اس وقت ڈائریکٹر ہیچری ڈپارٹمنٹ میں بہت سے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جب برنارڈ وہاں آتا ہے تو ڈائریکٹر کہتا ہے کہ اب تو میں تمہیں آئس لینڈ ہی بھیج رہا ہوں۔ جواب میں برنارڈ کہتا ہے کہ آپ اب ایسا نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ پھر وہ لنڈا کو بلاتا ہے۔ ڈائریکٹر فوراً اسے پہچان لیتا ہے اور وہ ڈائریکٹر کو پہچان لیتی ہے اور آ کر اس سے لپٹ جاتی ہے۔ وہ ڈائریکٹر کو بتاتی ہے کہ میں تمہاری لنڈا ہوں، ہم دونوں ریزرویشن میں ایک ساتھ گئے تھے اور تمہاری تمام کوششوں کے باوجود میں پریگننٹ ہو گئی تھی اور اب میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ پھر وہ جان کو بلاتی ہے۔ جان آ کر ڈائریکٹر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے اور اسے فادر فادر کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ سب کچھ تو ورلڈ اسٹیٹ میں انتہائی شرمناک شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص باپ بن جائے۔ ارد گرد کھڑے ہیچری میں کھڑے لوگ ڈائریکٹر پر خوب ہنستے ہیں، اتنا ہنستے ہیں کہ ان کے پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں۔ وہ بہت سی ٹیسٹ ٹیوبز کو بھی دھکم پیل میں گرا دیتے ہیں۔ ڈائریکٹر اس قدر شرمندہ ہوتا ہے کہ وہ کمرے سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور گھر پر رہ کر بار بار سوما ڈرگ لے کر اپنی شرمندگی اپنا غم غلط کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ نہیں معلوم، کیونکہ ناول میں یہ کردار اس کے بعد کہیں ظاہر نہیں ہوتا۔ اب پورے لندن میں جان اور لنڈا کی کہانی پھیل جاتی ہے کہ ارے دو ایسے کردار آئے ہیں، دو ایسے لوگ آئے ہیں جو ماں بیٹا ہیں، اچھا دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ ایک دلچسپ کھیل بن جاتا ہے، خاص طور پر جان، کیونکہ لنڈا تو یہاں رہ چکی ہے تو وہ واپس آتے ہی سوما کی ہیوی ڈوزز لے کر مستقل نشے میں رہنے لگتی ہے۔ ہاں، جان سوما کی ڈرگ لینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو یہ نہیں لوں گا۔ اب اس کے ساتھ ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ وہ جس دنیا سے آیا ہے وہ لوگ اسے قبول نہیں کرتے تھے، اور جس نئی دنیا میں آیا ہے اس دنیا کو اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ نئی دنیا کے لیے وہ ایک بس انتہائی دلچسپ کردار سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ لوگوں کے لیے وہ ایک عجیب سی چیز تھی جس سے ملنے کے لیے بس وہ بے چین تھے کہ اس کو دیکھیں یہ ہے کیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جان کا لیگل گارڈین سرکاری کاغذات کے مطابق برنارڈ ہے، تو جان کو ملنے کے لیے برنارڈ کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ ہر شخص برنارڈ کی خوشامد کرنے لگتا ہے۔ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے ہیں اور جان سے ایک ملاقات کے لیے وہ برنارڈ کے ساتھ ڈیٹس پر جانے کو بھی تیار ہے۔ وہی برنارڈ جسے وہ چھوٹے قد کا بونا ڈوارف کہہ کر ٹھکرا دیا کرتی تھی۔ اب اسے بڑی محفلوں میں بھی بلایا جاتا ہے اور اہم ترین لوگ اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ برنارڈ بھی اپنی اس نئی اہمیت کی وجہ سے کچھ مغرور ہو جاتا ہے۔ وہ فخریہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ فلاں اور فلاں مجھ سے ملنا چاہتا ہے مگر میں اسے کوئی خاص لفٹ ہی نہیں کروا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن برنارڈ کا یہ غرور زیادہ دن برقرار نہیں رہتا۔ ایک موقع پر برنارڈ بڑے بڑے سرکاری عہدیداروں کو، افسروں کو اپنے گھر بلاتا ہے تاکہ انہیں جان سے ملوا سکے، لیکن جان اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہے، لاک ہو جاتا ہے اور ملنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ جب برنارڈ سب کو بتاتا ہے کہ جان تو نہیں آ رہا تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی برنارڈ پر تنقید شروع کر دیتا ہے۔ اس کے خلاف جو پرانے تعصبات تھے کہ اس کا قد چھوٹا ہے، ٹیسٹ ٹیوب میں شراب گر گئی تھی، یہ باتیں اس کے منہ پر کہنے لگتے ہیں، اسے طنز کرنے لگتے ہیں، سب اسے خوب سناتے ہیں اور اسے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں۔ اس سے برنارڈ بہت پریشان ہوتا ہے اور کچھ عرصہ سوما کھا کر ڈرگز لے کر اپنا غم مٹانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اب ایک طرف دوستو برنارڈ کا غرور ٹوٹ رہا ہے تو دوسری طرف جان لینینا کی محبت میں شدت سے گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ اس کا اظہار بھی نہیں کر پا رہا۔ ادھر لینا بھی اسے پسند کرتی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے رواج کے مطابق، ورلڈ اسٹیٹ کے مطابق، جان اگر اسے پسند کرتا ہے تو صاف طور پر اسے ڈیٹ پر جانے کے لیے کیوں نہیں کہہ رہا۔ دوسری طرف جان جو کہ نیٹو امریکنز کے رسم و رواج کے مطابق پلا بڑھا ہے، وہ لینا کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے خیال میں اسے پہلے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ لینا کے لائق ہے۔ نیٹو امریکنز میں رواج یہ تھا کہ کوئی لڑکا جب کسی لڑکی کو شادی کی آفر کرنا چاہتا تھا تو وہ اسے کسی پہاڑی شیر کی کھال لا کر دیتا تھا، یعنی کوئی بڑا کارنامہ انجام دے کر پھر اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارے قابل اب ثابت ہو چکا ہوں، لہٰذا مجھ سے شادی کرو۔ تو اب جان بھی کچھ ایسا ہی بہادری کا بڑا کارنامہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے تاکہ لینینا کو شادی کی آفر اس کے بعد کرے۔ اسے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نئی دنیا میں شادی بیاہ کا تکلف نہیں ہے، لوگ صرف ڈیٹس پر جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا مقولہ ہے کہ ایوری ون
belongs to everyone, یعنی ہر کوئی ہر کسی کا ہے۔ جان کے خیالات بالکل پرانی طرز پر ہیں، جیسے وہ اپنی ماں کے پاس دوسرے مردوں کے آنے پر اعتراضات کیا کرتا تھا، لڑتا جھگڑتا تھا، اسی طرح وہ لینینا کا لڑکوں کے ساتھ ڈیٹس پر جانا بھی پسند نہیں کر رہا۔ ایک بار ایسا موقع آتا ہے کہ وہ لینینا کے ساتھ فلم دیکھنے چلا جاتا ہے۔ اس فلم میں ایک لڑکی کو ایک سیاہ فام اغوا کر لیتا ہے، پھر 3 الفا لڑکے اسے بچاتے ہیں اور بدلے میں وہ لڑکی ان تینوں کی دوست بن جاتی ہے، جو کہ بریو نیو ورلڈ کے مطابق تو کوئی بری بات نہیں، لیکن جان کو فلم کا یہ ایکٹ بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ لینینا کو سمجھانے لگتا ہے کہ تم اس طرح کی فلمیں مت دیکھا کرو۔ لینینا کو اس کی یہ بات عجیب لگتی ہے، وہ اسے نہیں مانتی اور اپنا روٹین لائف سٹائل جاری رکھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ لینینا جان سے تعلق بنانے کے لیے بےتاب تو بہرحال ہے۔ تو جب جان کچھ بھی نہیں کرتا، اس سے بلاتا ہی نہیں، تو ایک دن وہ خود اسے پیشکش کر دیتی ہے۔ جان یہ سن کر، یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ لینینا کو بد کردار کہتا ہے اور جانے کیا کیا گالی دیتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ لینینا بڑی مشکل سے جان بچا کر باتھ روم میں چھپ جاتی ہے، اندر سے دروازہ بند کر لیتی ہے۔ اسی ہڑبونگ میں نہ جانے لینینا کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا، لیکن اتنے میں ہوتا یہ ہے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھتی ہے۔ جان فون سنتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی ماں لنڈا ہاسپٹل میں ہے اور آخری لمحات میں ہے۔ وہ فوراً ہسپتال کی طرف بھاگتا ہے۔ لینینا بھی موقع پا کر باتھ روم سے نکلتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ جب جان ہاسپٹل میں اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ دیر بعد وہاں ڈیلٹا گروپ کے کچھ بچے لائے جاتے ہیں جنہوں نے خاکی لباس پہن رکھا ہوتا ہے۔ ان بچوں کی کنڈیشننگ کا حصہ ہے کہ انہیں ہاسپٹل میں مرتے ہوئے لوگ دکھائے جائیں تاکہ ان کے دلوں سے موت کا خوف ختم ہو جائے، وہ اسے ایک عام سی چیز سمجھیں۔ یہ بچے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، کچھ لنڈا کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور جان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ عورت مرنے والی ہے۔ انہیں جان کا لنڈا کے بارے میں جذباتی انداز بہت عجیب لگتا ہے، وہ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ جان غم کی حالت میں، بے چارگی کی حالت میں بچوں کو دھکے دیتا ہے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں، دفع ہو جائیں۔ اس پر ہیڈ نرس آ کر اسے ڈانٹتی ہے کہ تم ان بچوں کی ٹریننگ خراب کر رہے ہو۔ جان اور ہیڈ نرس میں کافی بحث ہوتی ہے۔ اس وقت جان اس سے بدتمیزی کرتا ہے۔ ہیڈ نرس اور بچے اس سے خوفزدہ ہو کر دور دور ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دوران لنڈا جو کہ مسلسل نشے کی حالت میں تھی، اسی نشے میں کچھ بے معنی سی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں اور وہ مر جاتی ہے۔ ہاسپٹل کی شفٹ بدلتی ہے، ایک شخص پہلی شفٹ کے سٹاف میں سوما کی گولیاں بانٹ رہا ہوتا ہے۔ جب جان یہ دیکھتا ہے تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اسے تو یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی موت مسلسل سوما ڈرگ لینے ہی سے ہوئی ہے۔ وہ سوما لانے والے شخص سے سوما کے باکس سے چھین کر انہیں کھڑکی سے باہر پھینکنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ سوما ایک زہر ہے، تم اس زہر سے نجات حاصل کر لو، اس سے بچ جاؤ، تم غلام ہو، اس ڈرگ یعنی سوما کے ذریعے تمہیں اس غلامی پر خوش رہنا سکھایا جا رہا ہے، تمہیں آزاد ہونا چاہیے۔ لیکن لوگوں کو جان کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ اس سے لڑنے لگتے ہیں۔ اس موقع پر برنارڈ کو بھی فون پر بتا دیا جاتا ہے کہ جان ہاسپٹل میں ہنگامہ کر چکا ہے، اسے آ کر سنبھالو۔ برنارڈ اور اس کا ایک اور دوست ہیلم ہالٹس واٹسن جو کہ ایموشنل انجینئر ہے، یہ دونوں بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ وہ جان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جان کے غصے سے پریشان ہاسپٹل سٹاف جان پر پل پڑتا ہے، اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ برنارڈ اور اس کا دوست بیچ بچاؤ کروانے کی کوششیں کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران پولیس آ جاتی ہے اور وہ جان کو، برنارڈ کو اور واٹسن تینوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ ان تینوں کو ویسٹرن یورپ کے کنٹرولر مصطفیٰ مونند کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مصطفیٰ اور جان کے درمیان ایک طویل بحث ہوتی ہے۔ اس بحث میں مصطفیٰ جان اور اس کے دونوں ساتھیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسٹیبلٹی، استحکام کے لیے اس آئیڈیل ورلڈ اسٹیٹ کا قیام ضروری تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اب ہماری ریاست میں ہر کوئی تو خوش ہے۔ جان سوال کرتا ہے کہ تم لوگ ہر شخص کو الفا پلس کیوں نہیں بنا دیتے؟ اگر اتنا ہی خوش رکھنے کا شوق ہے، انہیں مختلف کلاسز میں کیوں تقسیم کرتے ہو کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے؟ اس پر مصطفیٰ اسے بتاتا ہے کہ ایسا کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ کلاسز بنائی جائیں۔ اگر ہر شخص الفا پلس بن جائے تو یہ چھوٹے موٹے کام، صفائی ستھرائی وغیرہ کون کرے گا؟ وہ انہیں واقعہ سناتا ہے کہ ایک دفعہ کنٹرولرز نے یہ تجربہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے جزیرہ سائپرس کو آبادی سے خالی کروا کے وہاں 22,000 الفا پلس بھیج دیے تھے۔ ان لوگوں کو ہر طرح کی ایگریکلچر اور انڈسٹریل مشینری دے دی گئی تھی تاکہ وہ آزادانہ اپنی ایک ریاست بنا سکے۔ لیکن ہوا یہ کہ چونکہ تمام لوگ ہی الفا تھے، اعلیٰ لیول کے تھے، اعلیٰ درجے کے تھے، اس لیے ان کی آپس میں بن نہیں سکی۔ جن لوگوں کو چھوٹی ذمہ داریاں دی گئیں وہ زیادہ اختیارات کے لیے سازشوں میں لگ گئے،
जिन्हें ज़्यादा इख्तियारात मिले थे वो अपने इख्तियारात बचाने की कोशिश में लगे रहे। इस सब का नतीजा ये निकला कि फैक्ट्रीज में हड़तालें होने लगी, स्ट्राइक्स होने लगी, लोग दंगा फसाद पर उतर आए और आखिर एक सिविल वॉर शुरू हुई। 22,000 में से 19,000 लोग मारे गए, 19,000 मारे गए और बाकी जो चंद हज़ार 2-3 हज़ार बचे उन्होंने कंट्रोलर से खुद ये दरख्वास्त की कि हमें सेंट्रल कंट्रोल में वापस भेज दिया जाए। यूं तमाम लोगों को समाजी सतह पर बराबर रखने का हमारा ये तजुर्बा नाकाम हो चुका है। इस मौके पर मुस्तफ़ा उन्हें यह भी बताता है कि आर्ट पर इसलिए हमने पाबंदी लगाई है कि इसमें इंसान की तकलीफों और मुसीबतों का भी तज़किरा मिलता है। हम इन सब चीज़ों से अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ खुश और मुतमईन रखना चाहते हैं। यही हमारा ख्वाब है और हम इसे अचीव कर चुके हैं। फिर खुदा के तसव्वुर पर भी एक तवील मुकालमा होता है। मुस्तफ़ा मोहम्मद उन्हें बताता है कि हमारे जदीद मुआशरे में खुदा की कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि माजी में पास्ट में जब इंसान मौत से डरता था और बुढ़ापे और मसाइल में मुब्तला होता था तो खुदा को याद कर लिया करता था। अब ना कोई मुसीबत है, ना बुढ़ापा है और ना कोई मौत का खौफ है, तो फिर खुदा की भला क्या ज़रूरत है। हाँ, मुस्तफ़ा मोहम्मद ये तस्लीम करता है कि एक खुदा है, लेकिन वो इस बात पर जोर देता है कि अब खुदा की ज़रूरत नहीं रही। वो अपने लॉकर में से उन्हें बाइबल और दूसरी मजहबी किताबें भी निकाल कर दिखाता है कि हमने इन्हें बैन कर दिया है। वो कहता है कि खुदा साइंस और साइंसी अद्वियात और सोशल स्टेबिलिटी के साथ अब कंपैटिबल नहीं रहा। इस मौके पर मुस्तफ़ा एक और बात ये कहता है कि साइंस को भी हमने महदूद किया हुआ। हर साइंसी तहकीक जो हमारे नज़रियात के खिलाफ हो या हमारे माशरे के समाजी इस्तेहकाम को, सोशल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करती हो, हम उसे दबा देते हैं। वो बताता है कि मैं भी कभी साइंसदान था, मैं साइंसी तहकीकात में, रिसर्च में बहुत आगे निकल गया था, लेकिन आखिर मुझे 2 चॉइसेस दी गई कंट्रोलर्स की तरफ से कि या तो मैं अपना ट्रांसफ़र आइसलैंड में या किसी और जजीरे पर करवा लूँ या फिर हुकूमत में शामिल हो जाऊँ जहाँ मैं कंट्रोलर के ओहदे तक भी पहुँच सकता हूँ, यानी सबसे बड़े जो 10 हुक्मरान हैं उनमें से एक में शामिल हो सकता हूँ। मुस्तफ़ा कहता है कि मैंने दोनों चॉइसेस में से कंट्रोलर बनना पसंद किया और साइंस के शौक को दबा दिया। वो बताता है कि दुनिया भर के जो तनहा तनहा दूर दराज जजीरे हैं उन पर ऐसे ही लोग भेजे गए हैं जो हमारी सोशल वैल्यूज़ के साथ नहीं चल सकते थे और उन्हें खोजने की, सोचने की, तहकीक की बीमारियां लगी हुई थी। अब वो आइसोलेशन में रहकर वो बताता है कि अपनी साइंसी तहकीकात करते रहते हैं और उनसे हमारा आइडियल माशरा बिल्कुल मुतासर नहीं होता। वो अपने कामों में लगे रहते हैं, हम तक नहीं पहुँचते। मुस्तफ़ा मोहम्मद कहता है कि तुम तीनों को यानी जॉन, बर्नार्ड और वाटसन को भी अब दरअसल आइसलैंड ही भेज दिया जाएगा। बर्नार्ड बहुत मिन्नत समाजत करता है लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती और उसे आइसलैंड के जजीरे पर भेज दिया जाता है, जबकि उसके दोस्त वाटसन को फोकलैंड के एक आइसोलेटेड जजीरे पर रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन जॉन कहता है कि मैं तो आज़ाद रहूंगा। वो एक मौके पर यह भी कहता है कि मुझे सुकून पसंद नहीं है, मुझे खुदा चाहिए है, मुझे शायरी चाहिए है, मुझे धोखा भी चाहिए है, मुझे हकीकी ख़तरा भी चाहिए है, मैं आज़ादी चाहता हूँ, अच्छाई भी करना चाहता हूँ, मैं गुनाह भी करना चाहता हूँ, मैं नाखुश रहने का हक़ चाहता हूँ, मैं बूढ़ा होने का, बदसूरत होने का और बीमार होने का मौका भी चाहता हूँ। मैं ये हक चाहता हूँ कि मेरे पास खाने के लिए कभी बहुत कम चीज़ें भी हों। मैं सुस्त होने का हक भी चाहता हूँ। मैं हर रोज़ इस सवाल के साथ जीना चाहता हूँ कि कल न जाने मेरे पास कुछ खाने को होगा या नहीं, पता नहीं कल का दिन कैसा होगा। मुझे ये हक चाहिए कि मुझे टाइफाइड भी होना है तो हो जाए। मैं नाकाबिले बयान तकलीफ़ों से गुजरने का हक भी चाहता हूँ। मैं एक बेयकीनी की ज़िंदगी चाहता हूँ जिसमें तजस्सुस हो, जिसमें क्यूरियोसिटी हो। मैं रोज़ की यकीनी खुशी में नहीं जी सकता। इसके बाद वो बरतानिया की सरे काउंटी में साहले समंदर के करीब एक लाइट हाउस में जाकर तन्हा रहना शुरू कर देता है। वो लाइट हाउस के सहन में एक छोटा सा बागीचा बनाता है, बाग बनाता है। वो जानवरों का शिकार करने के लिए तीर कमान भी तैयार करता है। लेकिन वो अपनी माँ लिंडा और अपनी महबूबा लेनिना को याद करता रहता है, उन्हें भूल नहीं पाता और समझता है कि उसने इन दोनों के बारे में जो कुछ चाहा था उस पर वो बदकिस्मती से अमल नहीं कर सका। ये सोचकर वो खुद को सजा देने की ठानता है। वो एक कोड़े से जो उसने खुद बनाया होता है अपने जिस्म को बुरी तरह पीट कर जख्मी कर लेता है। उसके नेटिव कबीले में, रिजर्वेशन में जहाँ वो पला बढ़ा था, वहाँ लोग जब एहसास गुनाह का शिकार होते थे, गिल्ट फील करते थे, तो इसी तरह खुद को सजा देते थे। वहाँ ये आम बात थी। लेकिन यहाँ जब जॉन खुद को इस तरह सजा दे रहा होता है तो कुछ लोग, वर्ल्ड स्टेट के लोग, उसे देख लेते हैं। नई दुनिया के लिए ये माजरा परियों की कहानियों जैसा होता है। तो ये बात कि वो खुद को कोड़े मार रहा है उड़ती उड़ती लंदन भी पहुंच जाती है। लंदन से रिपोर्टर्स आकर उसका इंटरव्यू करने की कोशिश करते हैं।
जॉन उन्हें इंटरव्यू नहीं देता बल्कि उनके साथ मारपीट करता है, उन्हें भगाने की कोशिश करता है। वो उनके हेलीकॉप्टर्स जो आते हैं उन पर तीर भी बरसाता है। एक फोटोग्राफर डॉर्वन बोनापार्ट किसी तरह छुपकर जॉन की वीडियो बनाने में बहरहाल कामयाब हो ही जाता है। इस वीडियो में जॉन खुद को कोड़े मार रहा होता है। ये वीडियो फिर थोड़ी सी एडिटिंग के बाद बड़े एहतमाम से द सैवेज ऑफ सरे यानी सरे का वहशी के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दी जाती है लंदन में। ये वीडियो सुपर हिट साबित होती है। इस फिल्म की वजह से लोगों की जॉन में दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। लोगों को एक आज़ाद और मुख्तलिफ इंसान इतना पुरकशिश लगता है कि लंदन के सैकड़ों शहरी हेलीकॉप्टर्स में बैठकर लाइट हाउस पहुंचने लगते हैं। वो जॉन को घेर लेते हैं और कोर्स की शक्ल में कहते हैं, कोड़ा कोड़ा, यानी अपने कोड़े से खुद को जख्मी करके हमें दिखाओ। उनके लिए ये सब कुछ एक ज़ाहिर खेल से ज्यादा नहीं है, फन है। जॉन उन्हें भगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो भागते नहीं और ठहरे रहते हैं। अलबत्ता शाम के बाद रात को वो लोग लंदन लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद जॉन लाइट हाउस के बाहर आता है, घास फूस के ऊपर लेट जाता है और वहीं सो जाता है। सुबह वो उठता है तो उस वक्त तक समझ चुका होता है कि ये लोग उसका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। और यही होता है। उस रोज फिर बहुत से हेलीकॉप्टर्स आते हैं, उनसे लोग उतरते हैं और वो आवाजें लगाते हैं, मिस्टर सैवेज, वहशी तुम कहाँ हो। लेकिन जॉन का कहीं नामो निशान नहीं होता। लाइट हाउस का दरवाजा अलबत्ता खुला होता है। कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। वहां उन्हें छत से लटके हुए झूलते हुए 2 पांव नजर आते हैं। जॉन जो रिजर्वेशन में मिसफिट था, वो न्यू ब्रेव वर्ल्ड में भी मिसफिट ही रहा। उसने खुद को दोनों दुनियाओं से आजाद कर लिया था। नॉवल यहां खत्म हो जाता है। दोस्तों, जैसे आपने थॉमस मोर की यूटोपिया कहानी जानी थी, एक बेहतरीन मुकम्मल तस्वुराती दुनिया की कहानी, फिर उसके उल्ट हमने आपको एक डिस्टोपिया की कहानी जॉर्ज ऑरवेल की 1984 दिखाई थी। उसमें यूटोपिया की बेहतरीन दुनिया के मुकाबले में एक बदतरीन जुल्म की दुनिया थी जिसमें लोगों को ताकत से गुलाम बनाकर रखा गया था। बिल्कुल उसी की तरह ब्रेव न्यू वर्ल्ड की दुनिया भी एक जुल्म की दुनिया ही है। ये एक डिस्टोपियन नॉवल है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें लोगों को जुल्म और ताकत से नहीं बल्कि कंडीशनिंग से सुधाकर बचपन में कई सबक रटवा कर गुलाम बनाया गया है। खुशी का गुलाम, ऐसी खुशी जिसमें गुलाम शादों फरहां रहता है, ऐसी खुशी जिसमें उसकी अपनी जात खत्म हो जाती है। वो अपने मास्टर के स्टैंडर्ड्स पर खुशी को तोलता है और इसी में फिर खुश रहता है। और फिर बहुत से लोग इकट्ठे होकर उस खुशी में खुश रहते हैं तो सबको ये लगता है कि बस यही खुशी है। लेकिन जैसे ही उसे अपने से मुख्तलिफ इंसान नजर आता है इस दुनिया को, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस मुख्तलिफ इंसान को देखने लगते हैं। तो दोस्तों, 1984 की तरह ये भी एक डिस्टोपियन वर्ल्ड ही है, मगर जरा मुख्तलिफ अंदाज में। इस नॉवल में दोस्तों मुसन्निफ ने, ऑथर ने, हेक्सले ने सोसाइटी को इस बात पर भी खबरदार किया है कि ये जो मुख्तलिफ कल्चर्स को खत्म करके सारी दुनिया में एक ही कल्चर को, एक ही सिस्टम को रिवाज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। दोस्तों, हम आपके सामने तारीखी कहानियों के साथ साथ वर्ल्ड क्लासिक लिटरेचर भी बुनियादी फलसफे के साथ पेश करते रहते हैं। आप जरूर देखते रहिए, क्योंकि आजकल शायद बहुत से दोस्तों के दिल में इन क्लासिकल नॉवेल्स को पढ़ने की चाह तो है, लेकिन वक्त नहीं है। सो इसका हल हमने ये निकाला है कि आपको दुनिया के बेशतर क्लासिकल बेहतरीन नॉवेल्स एक वीडियो की शक्ल में पेश कर दें, मुख्तसरन, लेकिन इस तरह कि इनका पैगाम, इनका जो क्रक्स है वो ज़ाया ना हो पाए, वो आप तक पहुंच जाए और आप ये भी जान पाएं कि दहाइयों और सदियों के बाद भी वो कहानियां जो हैं, वो नॉवेल्स जो हैं, क्यों आज तक रेलिवेंट हैं, पुराने क्यों नहीं हुए। इस सिलसिले का एक अजीम नॉवल द एनिमल फॉर्म आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए 1984 का डिस्टोपिया क्या था, और ये रही 18 साला मैरी शेले की लाजवाब कहानी फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर।